दोस्तों आज 24 फरवरी, इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं होगा, इसकी 101% गारंटी है। सिर्फ इस वीडियो को देख लो। अगर आपकी तैयारी सही से नहीं हुई है, सिर्फ इस वीडियो को देख लो, 20 से 25 नंबर आपके बढ़ने के 100% चांसेस है। और अगर आपको डर है कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊं, सिर्फ इस वीडियो को आप देख लो, आपका डर खत्म हो जाएगा। इस वीडियो में पूरे पेपर का सॉल्यूशन एक एक करके मैं लेकर आया हूं। कुल 14 प्रश्न आपके क्वेश्चन में आएंगे ना, उन 14 का सॉल्यूशन इस वीडियो में है। बहुविकल्पीय 40 बहुविकल्पीय आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और सभी जीवन परिचय हो गया, निबंध हो गया, पत्र लेखन, रस छंद अलंकार, गद्यांश पद्यांश, संस्कृत, अपठित गद्यांश और व्याकरण के सभी टॉपिक को एक साथ में बताने जा रहा हूं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लो, आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सरस्वती के संपादक हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर संपूर्णानंद, दूसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी और तीसरा है वासुदेव शरण अग्रवाल और चौथा है अज्ञेय। अब आप सोचिए और बताइए कौन है। तो इसका सही ऑप्शन जो है दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। देखिए दूसरा क्या है, आखिरी चट्टान की रचना विधा है। सबसे पहला है जीवनी, दूसरा है उपन्यास, तीसरा है यात्रावृत्त और चौथा है निबंध, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह पहला वाला है जीवनी, ठीक है। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। पहला है चंद्रकांता, दूसरा है गोदान, तीसरा है परीक्षा गुरु और चौथा है चरित्रहीन, ठीक है। तो हिंदी का जो प्रथम मौलिक उपन्यास है वह परीक्षा गुरु है, ठीक है। अब देखिए आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। पहला है अज्ञेय, दूसरा है यशपाल, तीसरा विष्णु प्रभाकर और चौथा है मोहन राकेश। तो इसका सही जो ऑप्शन है वह है दोस्तों विष्णु प्रभाकर, ठीक है। आगे देखिए पांचवा प्रश्न दोस्तों, अष्टयाम के रचयिता हैं। पहला ऑप्शन है गोकुलनाथ, दूसरा है वल्लभाचार्य, तीसरा है नाभादास और चौथा है तुलसीदास। तो इसका सही जो ऑप्शन है चौथा वाला है नाभादास। अष्टयाम के रचयिता नाभादास जी हैं, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, नासिकोपख्यान के रचयिता हैं। पहला ऑप्शन है इंसाल्लाह खां, दूसरा है काशीनाथ खत्री और तीसरा है सदल मिश्र और चौथा है प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है। तो इसका सही जो ऑप्शन है दोस्तों वह है सदल मिश्र, ठीक है। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता सदल मिश्र जी हैं, ठीक है। आनंद कादम्बिनी के संपादक हैं, इसको तो आप लोग जानते ही होंगे। पहला ऑप्शन है गुलाब राय, दूसरा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और तीसरा है जयशंकर प्रसाद और चौथा है प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका सही जो ऑप्शन है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठीक है। अगला प्रश्न है आचार्य महावीर द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। पहले पत्रिका है हंस, दूसरी इंदु, तीसरा ब्राह्मण, चौथा है सरस्वती। तो इसका सही जो ऑप्शन है वह सरस्वती वाला है, ठीक है। तो सरस्वती आचार्य महावीर प्रसाद द्वारा प्रकाशित पत्रिका है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, आवारा मसीहा की रचना विधा है। पहला ऑप्शन है उपन्यास, दूसरा है जीवनी, तीसरा है नाटक और चौथा है निबंध। तो इसका सही जो ऑप्शन है जीवनी जो है आवारा मसीहा की रचना विधा है। अगला प्रश्न दोस्तों, तार सप्तक के संपादक हैं। पहला ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र और दूसरा है मुक्तिबोध, तीसरा है अज्ञेय और चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो तार सप्तक के जो संपादक हैं वह अज्ञेय जी हैं, ठीक है। ये अज्ञेय वाला ऑप्शन सही है। और देखिए अगला प्रश्न है कवि वचन सुधा के संपादक हैं। सबसे पहला ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा है गुलाब राय और चौथा है कमलेश्वर। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र वाला ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। मेरी असफलताएं की रचना विधा है। पहला ऑप्शन जीवनी, दूसरा आत्मकथा, तीसरा है रेखा चित्र और चौथा है संस्मरण। तो इसमें सही जो ऑप्शन है आत्मकथा, मेरी असफलताएं आत्मकथा विधा की रचना है। अगला प्रश्न दोस्तों, परीक्षा गुरु के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है श्रीनिवास दास, दूसरा है राजेंद्र यादव, तीसरा है मनोहर श्याम जोशी और चौथा है श्रीलाल शुक्ल। तो इसमें सही जो ऑप्शन है श्रीनिवास दास, ठीक है। परीक्षा गुरु के रचनाकार श्रीनिवास दास जी हैं, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, यशपाल की आत्मकथा है। मेरी असफलताएं, दूसरा चित्रलेख, तीसरा मेरी आत्मकथा और चौथा है सिंहालोकन, ठीक है। तो यशपाल की जो आत्मकथा है सिंहालोकन, ये वाला ऑप्शन इसमें सही है।
अगला प्रश्न दोस्तों, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं दोस्तों, पहला ऑप्शन है इसमें डायरी, दूसरा गद्य गीत, तीसरा आत्मकथा और चौथा है संस्मरण। तो इसमें सही जो ऑप्शन है आत्मकथा। ठीक है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है? पहला है राहुल साकृत्यानंद, तीसरा श्री लाला निवास और तीसरा है डॉक्टर नगेंद्र, चौथा है वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है। तो घुमक्कड़ शास्त्र के जो रचयिता है राहुल संकीर्त्यायन है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी पुत्र किस विधा की रचना है? तो पृथ्वी पुत्र इसमें पहला ऑप्शन संस्मरण, दूसरा है कहानी, तीसरा आत्मकथा और चौथा है निबंध संग्रह। तो पृथ्वी पुत्र जो है दोस्तों वह निबंध संग्रह की विधा है। ठीक है। इसमें अगला प्रश्न दोस्तों, द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। सबसे पहला बालकृष्ण भट्ट, दूसरा महादेवी वर्मा, तीसरा रामवृक्ष बेनीपुरी और चौथा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो चौथा वाला ऑप्शन इसमें सही है। और देखिए अगला प्रश्न है, बंगाल का अकाल की विधा है। पहला ऑप्शन डायरी, दूसरा रेखाचित्र, तीसरा रिपोर्टाज और चौथा है भेंट वार्ता। ठीक है। तो इसमें रिपोर्टाज वाला ऑप्शन सही है। ठीक है। दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष है, तो इसमें दोस्तों तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है। आगे देखिए, भक्ति काल का महाकाव्य है। ठीक है। भक्ति काल का जो महाकाव्य है इसमें क्या है दोस्तों, साकेत, दूसरा है श्री रामचरितमानस और तीसरा कामायनी और चौथा है पृथ्वीराज रासो। तो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। पहला ऑप्शन है कबीरदास, दूसरा है तुलसीदास, तीसरा सूरदास और चौथा बिहारी। तो इसमें कबीरदास वाला ऑप्शन आपका सही है। रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं, तो इसमें आपका देखो घनानंद, बोधा, बिहारी, आलम। तो इसमें सही जो ऑप्शन है घनानंद रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। गंगा अवतरण काव्य कीर्ति के रचयिता हैं। पहला ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, दूसरा सुमित्रा नंदन पंत और तीसरा है जगन्नाथ रत्नाकर और चौथा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसमें जो सही ऑप्शन है दोस्तों आपका जगन्नाथ रत्नाकर है। ठीक है। आगे देखिए, साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। पहला ऑप्शन तुलसीदास, दूसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और तीसरा है रामधारी सिंह दिनकर और चौथा है मैथिली शरण गुप्त। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, ताशतक का काव्य संग्रह का प्रकाशन हुआ था 1943, 1959, 1961। तो 1959 वाला इसमें सही है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। ठीक है। ब्रज भाषा में, अवधी में, भोजपुरी में, खड़ी बोली में। तो ब्रज भाषा वाला ऑप्शन, इस अवधी वाला भाषा इसमें सही है। कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद जी। छायावाद युगीन कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। नई कविता का आरंभ हुआ कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। अगला प्रश्न दोस्तों, सरोज स्मृति के रचनाकार कवि है। इसमें आपका सही ऑप्शन है निराला। कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? इसमें हो जाएगा विसल देव रासो। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1959। प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता है देखो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ठीक है। जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो वो अवधी भाषा में लिखा गया है। आगे प्रश्न दोस्तों, विसल देव रासो के रचयिता हैं नरपति नाल, जीन दत्त सूरी, देवसेन, विजय सेन सूरी। तो इसमें नरपति नाल वाला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है? तो इसमें नाभादास ऑप्शन आपका सही है। छायावाद की मुख्य विशेषता है प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण। ठीक है। आंसू किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद के। सूकर खेत नामक स्थान संबंधित है तुलसीदास जी से। तो जो भी ऑप्शन में बनने बताया है ये सब सही है। अगर आप इन सभी को याद करके जाते हो तो इससे बाहर एक भी आने वाला नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए। तो ध्यान से समझना मेरी बात को। प्रश्नोत्तर संख्या 3 आप हेडिंग डालेंगे, उसके बाद संकेत लिखेंगे। ठीक है। एक मॉडल पेपर है, यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। अब इसमें देखो, ठीक है, प्रश्न संख्या 3 पर आप जाइए, लिखा है दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
5 गुणे 2 10 नंबर का है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको इसको पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां बनी है जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी की को पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभिवृद्धि के लिए इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है। ठीक है, अब इनके नीचे प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा है धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। तीसरा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और चौथा है पृथ्वी के देह को किसने सजाया। और पांचवा है भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या कार्य करना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए क्या है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब संदर्भ कैसे लिखना है, सबसे पहले पर लिखने के लिए आपको प्रश्नोत्तर संख्या 3 डालना है। उसके बाद आप डालेंगे संकेत, यानी इसमें 2 गद्यांश देंगे, चाहे आप ए वाला करें या फिर चाहे आप ए वाला करें, तो जो कर रहे हो उसका संकेत आपको देना है। देखिए जैसे आप ये लिख रहे हैं तो शुरू के 2 वर्ड लिखिए, जैसे धरती माता की, उसके बाद आपको लास्ट में लिख देना है जांच पड़ताल आवश्यक है। शुरू के 2 वर्ड और लास्ट के 2 वर्ड आपको लिख देना। ठीक है, अब देखिए उत्तर पहला लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी का राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। अब देखिए पाठ का नाम आपको हाईलाइट कर देना है और लेखक का नाम आपको हाईलाइट कर देना है, जिससे एग्जामिनर को देखने में आसानी हो और आपकी कॉपी भी अच्छी दिखे और एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दे। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। तो भैया क्यों कहलाती है इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हुई हैं उनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, चलिए देखते हैं। उत्तर आपको दूसरा डालना है, उसके बाद लिखना है धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी हैं जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं। और देखिए उत्तर तीसरा उत्तर है दोस्तों, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हुई। तीसरा प्रश्न इसमें क्या है, देखो रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी इसमें जो रेखांकित अंश है ना, यहां से लेकर यहां तक देखो इसके नीचे रेखा खींची हुई है, तो इसी का आपको व्याख्या करनी है। तो उत्तर में लिखेंगे धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हुई हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं। धरती के अंदर अनेक प्रकार की धातुएं मौजूद हैं, जैसे सोने चांदी हीरे मोती और कई अयस्क मौजूद हैं, इसीलिए धरती को वसुंधरा कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है, चौथा, पृथ्वी की देह को किसने सजाया। तो अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी के देह को सजाया गया है। अब इसमें लिखेंगे कैसे, देखो लाखों करोड़ों वर्षों से अगणित प्रकार की मिट्टी धातुओं को पृथ्वी पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। ठीक है, अब देखिए 5वां प्रश्न क्या, भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, यानी हमारे जो अभ्युदय यानी भावी आर्थिक अभ्युदय मतलब हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसे अच्छा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसमें लिखना है आपको, हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए पृथ्वी की आंतरिक जांच पड़ताल करना आवश्यक है। यानी हमें सोने चांदी हीरे को खोज कर भारत की आर्थिक स्थिति को ठीक करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको गद्यांश हल कर लेना है। अब चलिए लिए चलते हैं आपको पद्यांश पर। ठीक है, देखिए दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 गुणे 2 बराबर 10 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे लिखना है इसको भी चलिए ध्यान से देखते हैं। देखो दोस्तों, प्रश्नोत्तर संख्या 4 आपको इस तरीके से लिख देना है, उसके बाद संकेत दे देना है। जैसे मान लीजिए ए वाला आप कर रहे हो तो इसका संकेत आपको दे देना है। ठीक है, संकेत दुर्बलता यहाँ का 1-2 वर्ड लिख दो और लास्ट का 2 वर्ड लिख दो, अनुताप न करने पाऊं। देखिए ये नाम से पता चल गया है कि कैकेयी का अनुताप चैप्टर से ये लिया गया है। ठीक है, तो उत्तर पहले सबसे पहले हम इस पद्यांश को पढ़ लेते हैं। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अवलाजन के लिए कौन शपथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूं सो सुन लो। पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो।
करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राय भर भी अनुताप न करने पाऊं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला प्रश्न इसमें है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा है करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राय भर भी अनुताप न करने पाऊं, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। और देखिए पांचवा प्रश्न है पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इन सब का उत्तर इसी में छुपा है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप इसका संदर्भ लिखिए कि भैया किस पाठ से लिया गया है, इसके रचयिता कौन है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला प्रश्न है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के कैकेयी का अनुताप नामक पाठ से लिया गया है। इसका संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के कैकेयी का अनुताप नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता, यहाँ पर लेखक मत लिखना दोस्तों, नहीं तो एग्जामिनर गलत काट देगा। ठीक है, क्योंकि कविता में रचयिता होता है और जो कहानी होती है पद्यांश गद्यांश होता है उसमें लेखक होता है। ठीक है, इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए दूसरे प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न क्या है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। यानी यहां से रेखांकित है, ये 2 लाइन रेखांकित है, तो इनकी हमें व्याख्या करनी है। ठीक है, तो उत्तर का लिख देंगे दोस्तों। उसके बाद लिखेंगे कैकेयी भरत की सौगंध खाते हुए कहती है, हे राम सौगंध खाने से व्यक्ति की दुर्बलता प्रकट होती है, परंतु स्त्री के पास इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। बात समझ रहे हैं। अब देखिए तीसरा प्रश्न में क्या कहा जाता है, करके पहाड़ से पाप। दोस्तों देखिए तीसरा प्रश्न में कहा जाता है करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राय भर भी अनुताप न करने पाऊं, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो एक बात मैं आपको बता दूं, ऐसी लाइन या फिर ऐसे पंक्ति आपको मिले जिसमें मानो जानो जैसे शब्द आते हैं तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो यहाँ पर देखिए मौन है या फिर जाऊं पाऊं ऐसे शब्द है ना, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो प्रस्तुत पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, अब आगे देखिए अगला प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, चौथा वाला, पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यानी ये जो पद्यांश है ये किस भाव में लिखा गया है इसको आपको बताना है। दोस्तों इसके उत्तर में आपको लिख देना है, यहाँ कवि ने कैकेयी के पश्चाताप में उपस्थित लोगों व प्रकृति को भी उनकी संवेदना का हिस्सा बनाने का भाव प्रकट किया है। बात समझ रहे हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया दोस्तों, ये आप हम देख लेते हैं। भाषा की विशेषताएं बताओ, यानी जिस भाषा में ये पद्यांश लिखा गया है उसकी विशेषता बताना है। तो उत्तर 5 आपको लिख देना है, इस भाषा में परिष्कृत खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है जिससे इस पद्यांश का भाव स्पष्ट रूप से समझ में आता है। इस तरीके से आपको गद्यांश और पद्यांश हल कर लेना है। 20 नंबर मेरे भाई आपका कहीं नहीं जाने वाला, एग्जामिनर खुश होकर नंबर आपको पूरे देगा। अब चलिए लिए चलते हैं आपको प्रश्न संख्या 5 पर। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा अधिकतम 80। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो इसमें देखिए ये 3 प्रश्न आपको दिए गए हैं, इसमें से कोई एक लिखना है और इसमें से कोई एक लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम आपको लिखकर बताते हैं, टेंशन लेने की कौनो जरूरत नहीं, एकदम आराम से पेपर दे जाओ। ठीक है, पहला दोस्तों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और वासु दोनों का हम आपको बताएंगे ताकि भैया एग्जाम में एक भी नंबर आपको छूटने ना पाए। ठीक है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऊपर आपको लिख देना है प्रश्नोत्तर संख्या। ठीक है, अब आपको लिखना है साहित्यिक परिचय। बहुत ही सिंपल में हमने लिखा है, इसको देखने के बाद आपको साहित्यिक परिचय बाएं हाथ का खेल लगने लगेगा। ठीक है, तो साहित्यिक परिचय हेडिंग डालने के बाद एकदम अच्छे तरीके से हेडिंग डालने के बाद बाबू लिखेंगे, देखो
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम अनमोल दुबे था। इनके पिता का क्या नाम था? अनमोल दुबे था। ठीक है, आधुनिक युग, अब नई लाइन से लिखना, इतना तो हो गया भैया इनका जीवन परिचय। ठीक है, अब नई लाइन से आपको लिखना है आधुनिक युग के गद्यकारों में द्विवेदी जी का श्रेष्ठ स्थान है। और देखो इनके निबंधों में साहित्य और संस्कृत की अखंड धारा प्रवाहित होती है। इनकी आलोचक कृतियों में विद्वता और स्पष्टता पाई जाती है। 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में इन्हें डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। ठीक है, अब आगे देखिए, लिखा है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के साथ कई स्थानों पर ना हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और सन 1979 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। इतना सिंपल, इतना छोटा हमने लिखा ना मेरे भाई, आपको एकदम खटाक से याद होने वाला है। ठीक है, 80 शब्दों से एक शब्द अगर ज्यादा हो तो कहना। ठीक है, कृतियां आपको हेडिंग डालना है। अब लिखना है इनकी प्रमुख कृतियां, यानी भैया इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, निबंध संग्रह सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है, उसके आगे लिखना अशोक के फूल विचार प्रवाह। ठीक है, आलोचना साहित्य में सूर साहित्य, कबीर साहित्य, सहचर आपको लिख देना। ठीक है, और उपन्यास में बाण भट्ट की आत्मकथा। इस तरीके से भैया अगर आप साहित्यिक परिचय लिखते हो ना तो एग्जामिनर के दादा भी आपका एक भी नंबर नहीं काटेंगे। ठीक है, तो एग्जामिनर के दादा भी एक भी नंबर आपका नहीं काटेंगे अगर इस तरीके से आप लिखते हो जैसा मैं आपको बता रहा हूं, इस तरीके से। ठीक है, देखिए आप सन वन एकदम अच्छे तरीके से हाईलाइट कर दो, उनके पिता का नाम हाईलाइट कर दो और उनकी जो उपलब्धियां थी उनको हाईलाइट कर दो। एग्जामिनर देखो पूरा खुश होकर नंबर आज आपको 24 फरवरी को देगा। ठीक है, तो चलिए अब आपको बताते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय। 2 इसलिए बता रहा हूं मैं ताकि अगर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ना मिले तो इनका मिल जाएगा। इन दोनों में से किसी एक ना एक का आपको जरूर आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। कल भैया अगर पेपर में धुआं करना ना तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो। वासुदेव शरण अग्रवाल आपको हेडिंग डाल देना, प्रश्नोत्तर संख्या 5। ठीक है, साहित्यिक परिचय आपको हेडिंग डालकर लिखना है वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में, हाईलाइट ऐसे कर देना। ठीक है, सन 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम विष्णु अग्रवाल था। ठीक है, इतना लिखने के बाद देखो नई लाइन से लिखना है अग्रवाल जी ने कई ग्रंथों का शोधन किया, जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाण भट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत कर हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया। ठीक है, और देखो आगे देखो, इन्होंने पाली संस्कृत एवं अंग्रेजी का गहन अध्ययन किया। ठीक है, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पुरातत्व एवं इतिहास विभाग के अध्यक्ष रहे भैया। ठीक है, पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष भी रहे और सन 1967 ईस्वी में इस महान निबंधकार का निधन हो गया। ठीक है, अब देखिए कृतियां आपको लिख देना है, हेडिंग डालना है, उसके बाद लिखना है इनकी प्रमुख कृतियां निम्नलिखित हैं। निबंध संग्रह में आपको लिखना है पृथ्वी पुत्र, कामकल्पलता और कल्प वृक्ष, और शोध में आपको लिखना है पाणिनि कालीन भारत। ठीक है, और संपादन में आपको लिखना है पाली पाकिर। तो इस तरीके से आपको मेरे भाई इनका साहित्यिक परिचय लिखना है, एक भी नंबर आज नहीं कटेगा। ठीक है, अब चलिए आपको लिए चलते हैं मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्यिक परिचय और जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय। इन दोनों का भैया एकदम अच्छे तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है,
देखो आप मैथिली शरण गुप्त लिख देना, उसके बाद साहित्य पीछे हेडिंग डालकर आपको लिखना है उनके अंदर, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव में 1886 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। ठीक है, आगे देखो, मैथिली शरण गुप्त जी अपनी रचनाओं में राष्ट्र की सुंदरता एवं विशेषता बताते थे, इसीलिए महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी। साकेत महाकाव्य के लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया और भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। तो इतना हो गया भैया इनका साहित्यिक परिचय। अब लिखना है आपको कृतियां। ठीक है, कृतियां हेडिंग डाल के लिखना है। मैथिली शरण गुप्त जी की प्रमुख कृतियां निम्नवत हैं। पहला है भारत भारती, दूसरा है साकेत, और काबा और करबला, पंचवटी और यशोधरा आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। ठीक है, अब देखो मेरे भाइयों, अब आपको लिखना है प्रश्न संख्या 6 में बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। चलिए इसको भी हल करके हम बताते हैं। देखिए दोस्तों, ये मॉडल पेपर है ना। ठीक है, तो इसमें देखो क्या लिखा, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो हम इस वीडियो में आपको सारांश बता दे रहे हैं, जिससे उद्देश्य आपको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसानी, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है पंचलाइट। इसको अभी हम समझाएंगे तो आपको एकदम अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, तो पंचलाइट कहानी का सारांश आपको हेडिंग डालना है। उसके बाद लिखना है पंचलाइट कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जो द्वारा लिखित है, यानी इसको किसने लिखा है, फणीश्वर नाथ रेणु जी। ठीक है, इसके बाद देखिए नई लाइन से लिखना है, इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। ये जो पंचलाइट कहानी है ना, इसमें बिहार का एक गांव है जिसके परिवेश यानी रहन सहन का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, महतो नाम की टोली में, अब यहां से कहानी शुरू होती है। देखिए, महतो एक टोली का नाम है। महतो नाम की टोली में सब अनपढ़ लोग हैं। उन लोगों ने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा, जिससे वह पंचलाइट कहते थे। इसको देखने के लिए गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, सरदार ने इसको जलाने के लिए, सरदार ने पंचलाइट जलाने के लिए पूजा पाठ का आयोजन किया, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी भैया कि उनमें से कोई पंचलाइट जलाना नहीं जानता था। ठीक है, सबसे बड़ी समस्या यही थी। लेकिन एक युवक था गोधन, जो पंचलाइट जलाना जानता था, लेकिन पंचों ने उसे भगा दिया था। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि वह मुनरी से प्रेम करता था। मुनरी की माँ गुलरी काकी ने पंचों से शिकायत की कि वह मेरे घर के पास आकर सलीमा का गाना गाता है। ठीक है, तो इसलिए लोग गोधन को घर से भगा देते हैं। ठीक है, सलीमा का गाना गाता है तो इसलिए गोधन को भगा देते हैं टोली के लोग। फिर लोग किसी तरह करके गोधन को बुलवाते हैं कि भैया गोधन, अब आओ, पंचलाइट जलाना है, तुम ही जला सकते हो, तो आप आइए और पंचलाइट को जलाइए ताकि हमारी इज्जत बच जाए। क्योंकि वहां के लोगों का मानना था ना कि अगर पंचलाइट जलाएगा तो अपनी टोली का ही युवक जलाएगा, कोई बाहरी आकर नहीं जलाएगा। ठीक है, फिर देखो फिर क्या हुआ, फिर गोधन बड़ी ही आसानी से पेट्रोमैक्स जला देता है। फिर लोग बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, 7 खून तुम्हारा माप, अब खूब गाओ सलीमा का गाना। पंचलाइट जलने से लोग भजन और उत्सव मनाने लगते हैं। रेणु जी की इस कहानी से शिक्षा को बढ़ावा मिलता है। यानी भैया अगर शिक्षित रहोगे तो किसी ऐसे मौके पर काम आओगे ना, जिस मौके पर आपके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो शिक्षा को बढ़ावा मिलता है रेणु जी की इस कहानी से। अब देखिए, अब आपको बता देते हैं बहादुर कहानी, इसको भी समझ लीजिए ताकि एग्जाम में कोनो भी दिक्कत आपको ना हो। देखिए, बहादुर कहानी का सारांश आपको लिखना है। देखिए, अमरकांत जी ने बहादुर कहानी में 12-13 साल के बहादुर नाम के लड़के के बचपन का वर्णन मिलता है।
ये जो कहानी है दोस्तों, ये अमरकांत जी द्वारा लिखित है। अमरकांत जी की बहादुर कहानी में 12-13 साल के बहादुर नाम के लड़के के बचपन का वर्णन मिलता है। अब देखो कहानी यहाँ से शुरू होती है। बहादुर एक मध्यम वर्ग का लड़का है जिससे उसकी माँ डांटती है, तो वह नाराज होकर शहर चला जाता है, जहाँ उसे लेखक जी मिलते हैं और उसे अपने घर ले जाते हैं। तो वहां उनकी पत्नी निर्मला उसे नौकर बनाकर रख लेती हैं। ठीक है, बहादुर एक परिश्रमी एवं हंसमुख लड़का है। वह घर को साफ सुथरा रखता है। निर्मला का बेटा किशोर उससे दुर्व्यवहार करता था। निर्मला भी अब बदलने लगी। एक दिन घर पर रिश्तेदार आए। उन्होंने बहादुर पर बिना गलती का आरोप लगाते हैं। तो जो मेहमान लोग थे उसे बहुत डराते धमकाते हैं। फिर एक दिन सिल गिरकर 2 टुकड़े हो जाती है, जिसे वह डर जाता है और पिटाई के डर से वहां से भाग जाता है। ठीक है, तो देखो इस कहानी में अमरकांत जी ने बहादुर एक 12-13 साल का लड़का है जो अपनी माँ से नाराज होकर शहर चला आता है। तो लेखक जी मिलते हैं भैया, उसे अपने घर पर ले जाते हैं। उनकी पत्नी नौकर बनाकर रख लेती है। बात पर उसे डांटने लगते हैं। तो वहां से भी वो किसी तरीके से भागकर फिर वापस घर चला जाता है। तो एक कहानी ना बचपन को बचाए रखने का प्रमाण देती है कि भैया बचपन में माँ बाप अगर कुछ बोले तो बर्दाश्त कर लो, लेकिन इधर उधर भागने से कोई फायदा नहीं होगा, वरना बहादुर जैसा हाल होगा न भैया, न घर का न घाट का। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से बहादुर कहानी का भी समापन होता है। अब हम आपको बताते हैं खंड काव्य। अब आ चुके हैं भैया खंड काव्य पर 5 नंबर का ये भी पूछा जाता है। सिर्फ 5 मिनट रुको, 5 नंबर पूरा मैं आपको दिलाने की गारंटी लिखता हूं, क्योंकि दोस्तों अब आपके पास केवल चंद घंटे बचे हैं, समय बिल्कुल नहीं है आपके पास। 24 फरवरी में अब केवल आपका पेपर होने में कुछ घंटे बाकी है। तो भैया मुक्त यज्ञ को भी हम दोहरा लेते हैं एक बार। ये सब मैं जानता हूं आप पढ़कर गए हैं, आप याद किए, लेकिन एक बार थोड़ा दिमाग को ताजा कर लो। ठीक है, मुक्त यज्ञ खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण प्रश्नोत्तर संख्या 7 में पूछा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है। उसके बाद इसके अंतर्गत आपको लिखना है। देखो ध्यान से समझो क्या लिखना है। देखो लिखना आपको, मुक्त यज्ञ खंड काव्य के नायक महात्मा गांधी हैं। इनकी चारित्रिक विशेषताएं या चरित्र चित्रण निम्नलिखित हैं। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है अहिंसा के पुजारी। इसको आपको लिखना है, गांधी जी अहिंसा के महान पुजारी थे। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग आपको डाल देनी है अहिंसा के पुजारी। इसके अंतर्गत लिखना है, ये जो चरित्र चित्रण है ये महात्मा गांधी जी का है। ठीक है, तो अहिंसा के पुजारी थे महात्मा गांधी जी। इसके अंतर्गत क्या लिखना है मैं आपको बताता हूं। देखो गांधी जी अहिंसा के महान पुजारी थे। देश में जब चारों ओर हिंसा की अग्नि धधक रही थी, तब गांधी जी ने प्रेम और अहिंसा से देश को हिंसा मुक्त किया था। गांधी जी जो थे वो अहिंसा के महान पुजारी थे। जब देश में चारों ओर हिंसा और की अग्नि धधक रही थी, तब गांधी जी ने प्रेम और अहिंसा से देश को हिंसा मुक्त किया था। ठीक है, अब आगे देखिए क्या आपको लिखना है। अगली हेडिंग डालनी है दोस्तों जननायक। गांधी जी जो थे एक जनता के नायक थे। ठीक है, तो इसमें लिखना है गांधी जी देश के प्रिय नेता रहे। जनता ने इनका पूरा साथ दिया। गांधी जी ने अंग्रेजों की तानाशाही गुलामी से आजादी दिलाई। ठीक है, गांधी जी जो थे वह देश के प्रिय नेता रहे और जनता ने इनका पूरा साथ दिया। गांधी जी ने अंग्रेजों की तानाशाही गुलामी से हमको आजादी दिलाई। ठीक है, 80 शब्दों में लिखना होता है, 80 शब्दों में ही लिखकर हमने आपको बताया है। ठीक है, अब देखिए तीसरी हेडिंग आपको डालना है वीर साहसी एवं बलिदानी। ठीक है, देखिए इसमें लिखना है बापू वीर साहसी एवं बलिदानी पुरुष थे। अंग्रेजों के खिलाफ डटकर सामना करना, आजीवन भारत माता की सेवा करना उनके इस गुण को सिद्ध करता है। गांधी जी जो थे वो
देखिए वीर थे, साहसी एवं बलिदानी पुरुष थे। अंग्रेजों के खिलाफ उनका डटकर जो सामना करना था वही आजीवन भारत माता की सेवा करना इनके इस गुण को सिद्ध करता है। गांधी जी जो थे वह अंग्रेजों से डटकर सामना उनका किए थे और जो भारत माता की जिंदगी भर उन्होंने सेवा की थी। ठीक है, अब देखिए अगला हेडिंग आपको डालना है जातिवादी के विरोधी। ठीक है, जो गांधी जी थे वो जातिवाद के विरोधी थे। गांधी जी जातिवाद का विरोध करके मानवता एवं भाईचारे से इस देश में जातिवाद छुआछूत को नष्ट किया। गांधी जी सभी देशवासियों के दिलों में सदा अमर रहेंगे। ठीक है, जो गांधी जी थे वह जातिवाद का विरोध करते थे और मानवता एवं भाईचारे से देश को जातिवाद छुआछूत से नष्ट किया। ठीक है, गांधी जी सभी देशवासियों के दिलों में आज भी अमर हैं, यानी सदा अमर रहेंगे और आज भी अमर हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको खंडकाव्य लिखना है। 5 नंबर एग्जामिनर भैया एकदम खुशी खुशी आपको दे देगा। आप ही बताइए भैया इसमें क्या गलती है। ठीक है, इसमें क्या गलती है। ठीक है, अगर आपको दिखने में अच्छा दिख रहा है तो एग्जामिनर ऐसे काट काट कर आपको इस तरीके से सही काट कर आपको 5 नंबर मुस्कुरा कर दे देगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, संस्कृत का दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक संदर्भ का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूं संस्कृत गद्यांश और संस्कृत श्लोक। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 14 नंबर में ये आपसे पूछा जाएगा। तो प्रश्नोत्तर संख्या 8 का आपको लिख देना है। अब संकेत में लिख देना है जिस गद्यांश को आप कर रहे हो। जैसे मान लीजिए हिंदी का ये जो गद्यांश है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धनो एवं भारतवर्षा यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावा भावोद भावनी शब्द संदो परस्पर सुर भारती विद्या मानेषु निखिलेषु अपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते युमेव भाषा संस्कृत नाम्ना अपि लोके प्रथिता अस्ति। अस्माकं रामायण महाभारत आदि ग्रंथिका चत्वारो वेदा सर्वा उपनिषदा 18 पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यानि अस्माकं महाभाषायां लिखितानि सन्ति। युमे भाषा सर्वसामार्यं भाषा जननीति मन्यता भाषवात्यन विधि। ठीक है, तो इस तरीके से है संस्कृत गद्यांश। अब इसका आपको संदर्भ और हिंदी में अनुवाद लिखना है। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे, देखिए संदर्भ हेडिंग डालना है, लिखना है प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के संस्कृत भाषा महत्वम नामक पाठ से लिया गया है। अब इसका अनुवाद करना है। ठीक है, अनुवाद बहुत ही सिंपल है, देख लो। धनो अयम भारतवर्षा, यानी धन्य है वह भारत देश जहां मनुष्यों को चित करने वाली देववाणी सुशोभित है। विद्यमानुषु हमारे, देखो वर्तमान में देववाणी सुशोभित विद्यमान यानी वर्तमान संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ एवं सुसंपन्न है। यह संस्कृत नाम से संसार में प्रसिद्ध है। यहाँ पर देखो यो में भाषा संस्कृत नाम नामी लोके प्रथिता अस्ति। यह संस्कृत भाषा के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। अब देखो अस्माकम यानी हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ चारों वेद, चत्वारों वेदा मतलब चारों वेद, सर्वा उपनिषद सभी उपनिषद, 18 पुराणे 18 पुराण, अन्य महाकाव्य इसी भाषा में लिखे गए हैं। और देखो और क्या कहा गया है, इसी भाषा में लिखे गए। तो यहाँ तक ही ये जो है पूछा जाता है। इव में भाषा सर्वसारामण जननीति मन्यते भाषा विधि, सभी भाषाओं को जन्म देने वाली ये भाषा संस्कृत मानी जाती है। ठीक है, और देखिए अन्य नाटक भी इसी भाषा में लिखे गए हैं। तो ये हो गया गद्यांश का अर्थ। अब चलिए श्लोक देख लेते हैं। श्लोक 2 मैं आपको बता दे रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने में आसानी।
प्रश्नोत्तर संख्या 8 खाली लिख देना। संकेत में देखिए वो वाला अर्थ बता दे हो, सुखार्थिना कुतो विद्या वाला, ठीक है। तो सुभाषी रत्नानी से लिया गया है, बहुत ही पॉपुलर श्लोक है, हर साल पूछा जाता है। संदर्भ में आपको लिखना है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के सुभाषी रत्नानी पाठ से लिया गया है। बहुत ही सिंपल है, इसको एक बार अगर आप पढ़ लोगे तो दोबारा याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली, बहुत ही सिंपल है। दोस्तों इस श्लोक में ये आपको बता रहा हूं, सुखार्थिना कुते विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी व तेजेत विद्या विद्यार्थी व तेजेत सुखम। यानी बहुत ही सिंपल, देखो सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। और देखिए कहा जा रहा है कि सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए और विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए। तो इस तरीके से आपको लिखना है जैसे मैंने समझाया है, ठीक है। देखो संदर्भ में आपको लिखना है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के सुभाषी रत्नानी पाठ से लिया गया है, ठीक है। अनुवाद में आपको लिख देना है सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ तथा विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या पाने की इच्छा त्याग देनी चाहिए और विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है। अब चलिए अब आपको लिए चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। देखिए इसमें पूछा जाएगा निम्नलिखित मुहावरे में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो इन सबको मैं एकदम अच्छे तरीके से सभी को बता दे। देखो तलवार की धार पर चलना, टका सा जवाब देना, दाल में काला होना, इन सबको मैं बताता हूँ बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। अगला क्या है, नमक मिर्च लगाना, अपठित गद्यांश। पहले इस मुहावरे को क्लियर कर देता हूं, एक एक चीज क्लियर करते चले हम लोग, ठीक है। देखिए सबसे पॉपुलर में लेकर आया हूं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऊंट के मुंह में जीरा, ठीक है। आवश्यकता से कम वाक्य में प्रयोग होगा 20 रोटी खाने वाले रामू के लिए ये 2 रोटी ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, ठीक है। नाक कटना यानी बेइज्जती, इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा राजू के बुरे कर्मों से उसके परिवार की नाक कट गई। और ईद का चांद होना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है बहुत समय बाद दिखना, ठीक है। रमेश तुम तो आजकल ईद के चांद हो गए हो। अंधे की लाठी यानी एकमात्र सहारा, रहीम अपनी माँ के लिए अंधे की लाठी के समान है। अब इसको समझा दो, तलवार की धार पर चलना यानी मुश्किलों से गुजरना, ठीक है। आजकल श्याम अपने, इसका हो जाएगा आजकल श्याम अपनी परेशानियों की वजह से तलवारों की धार पर चल रहा है, ठीक है। टका सा जवाब देना यानी साफ इनकार कर देना, ठीक है। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा मैंने राजू से उसकी बाइक मांगी, उसने टका सा जवाब दे दिया, ठीक है। अब देखिए दाल में काला होना यानी कुछ गड़बड़ होना, दाल में काला होना यानी कुछ गड़बड़ होना, ठीक है। आजकल तो इस तरीके से होता है वाक्य प्रयोग जैसा मैंने आपको बताया। अब देखिए अब आपको लिए चलते हैं अपठित गद्यांश पर। देखिए अपठित गद्यांश बहुत ही सिंपल है, मैं आपको एक बार समझा दे रहा हूं, इसके बाद अपठित गद्यांश के लिए कोई और वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं। सबसे पहला काम आप इस गद्यांश को पढ़ लीजिए, ठीक है। मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से समझना। चलिए मैं पढ़कर आपको बताता हूं। एक कहना एक भूल है कि इच्छा, असंतोष, लोभ आदि के कारण मनुष्य आगे बढ़ने को प्रेरित होता है तथा समृद्धि प्राप्त करता है। वास्तव में इच्छा, असंतोष, लोभ आदि के कारण समाज में शोषण, कुटिलता, अत्याचार, भोगवृत्ति एवं अशांति को प्रोत्साहन मिला है। लोभ के कारण ये मिल खोल कर शोषण की चक्की चलाई जाती है, ठीक है। हमें इच्छाओं का दमन नहीं करना है बल्कि उनका उदात्तीकरण करना है, समन करना है, उन्हें स्वस्थ दिशा देने हैं। सत्पुरुष कर्तव्य भावना से प्रेरित होते हैं, आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं एवं निस्वार्थ तथा इच्छा मुक्त होकर भी धीरे धीरे साहसपूर्वक कर्म करते हुए उन्नति को स्वतः प्राप्त होते हैं। आदर्शों की कीमत पर आदर्शों को छोड़कर उन्नत पद प्राप्त करना सत्पुरुषों की शोभा नहीं देता, ठीक है। सत्पुरुष उज्जवल भविष्य के लिए योजना बनाकर प्रयत्न करते हुए महोच्च आदर्शों को आंख में ओझल नहीं होने देते। यदि साधक पदोन्नति, धन अथवा सत्ता प्राप्त करता है तो 2 व्यक्तिगत इच्छा की तृप्ति के लिए नहीं
प्रत्युत परोपकार के लिए, मानव मात्र की सेवा के लिए, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए। यही है इच्छाओं का उदात्तीकरण। साधक का कर्तव्य है कि अपने और समाज में भले के लिए व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठ जाए। लेखक के अनुसार इच्छा लोभ आदि का क्या परिणाम होता है? लेखक के अनुसार इच्छा और लोभ का परिणाम केवल शोषण होता है। इससे अत्याचार और भोग वृत्ति एवं अशांति को प्रोत्साहन मिलता है। आदर्शों की रक्षा के लिए सत्पुरुष का क्या रुख होना चाहिए? आदर्श देखिए, आदर्शों की रक्षा के लिए सत्पुरुष का रुख होना चाहिए कि वह आदर्शों की कीमत पर आदर्शों को छोड़कर उन्नति प्राप्त करता है। तो यहाँ से इसका आंसर अब हम खोजने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ से इसका आंसर है। देखो, सत्पुरुष कर्तव्य भावना से प्रेरित होते हैं, आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं एवं निस्वार्थ तथा इच्छा मुक्त होकर भी धीरे धीरे साहस पूर्वक कर्म करते हुए उन्नति को स्वतः प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। और देखो अगला प्रश्न है, इच्छाओं का उदात्तीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इच्छाओं का उदात्तीकरण मतलब इच्छाओं को त्याग देना। ठीक है, उन्हें एक जो बुरी इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को अच्छी इच्छाओं में हमें बदलना ही उदात्तीकरण कहलाता है। ठीक है, अब देखो इसमें अथवा है, चाहे तो आप ये वाला करें चाहे तो ये वाला करें। बहुत ही सिंपल है, 5 नंबर एकदम आसानी से आपको मिलेगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 11 पर आपको लिए चलते हैं। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखो। वसन और व्यसन का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा दोस्तों वस्त्र और आदर। ठीक है, और अंबुज और अम्बुद का क्या होगा? चलिए देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या ऑप्शन दिया गया है? बादल और समुद्र, जल और कमल, कमल और बादल। ठीक है, समुद्र और कमल। ठीक है, तो इसमें देखिए बादल और समुद्र भी आपका सही है, या फिर बादल और जल दे दे तो भी आपका सही है। देखिए निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। अंबर का क्या अर्थ होगा दोस्तों? आकाश और वस्त्र होगा। पट का क्या होगा? ये भी आपको याद करना है। देखिए और देखिए नक का क्या होगा? संख्या, और नाक का होगा सर्प और पर्वत। ठीक है, विधि का हो जाएगा दोस्तों, विधि का हो जाएगा दोस्तों सोच और ईश्वर। ठीक है, और देखो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए जो आंखों के सामने हो, नेत्र सम्मुख। ये सही है। ठीक है, आंखों के आंख के आगे ये गलत है, प्रत्येक आंख ये भी गलत है। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। ठीक है, और देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, गलत हो जाए तुम कुर्सी पर बैठे हो, इस तरीके से लिखना है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 12 पर आ जाते हैं हम लोग। वीर रस अथवा हास्य रस का अस्थायी भाव उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। सुलेश अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। दोहा अथवा सोरठा। इन सभी को मैं एकदम अच्छे तरीके से आपको बताता हूं। ठीक है, देखिए एक एक चीज को मैं एकदम ध्यान से आपको बताऊंगा। देखिए करुण रस को सबसे पहले हम देख लेते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करुण रस की सबसे पहले परिभाषा देखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 12 लिखकर रस के बाद करुण रस आप हेडिंग डालेंगे। उसके बाद लिखेंगे जब प्रिय एवं मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कुछ अनिष्ट होने से हृदय शोक से भर जाए तो वहां करुण रस होता है। बात समझ रहे हैं? अब इसका उदाहरण बहुत ही सिंपल है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुमने देखी सीता मृग नयनी। ठीक है, तो ये रामायण से श्लोक उठाया गया है, रामायण से ये उदाहरण उठाया गया है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब देखिए अगला है दोस्तों हास्य रस, वीर रस बताते हैं। ठीक है, जब किसी कठिन अथवा युद्ध को करने के लिए हृदय में जब उत्साह आता है तो वहां वीर रस पाया जाता है। ठीक है, तो इसका ये बहुत ही सिंपल जो है परिभाषा है। ठीक है, और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ये वाला उदाहरण बहुत ही सिंपल है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है, आगे सिंह का है, सिंह की दहाड़ है। बहुत ही सिंपल है, ये आपको याद भी होगा। ठीक है, आगे देखिए
अब आपको बताते हैं अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में देख लीजिए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें प्राय मनु मानो जन जानो शब्द आते हैं। ठीक है, उदाहरण बहुत ही सिंपल है, सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण लंका खड़ा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है उत्प्रेक्षा अलंकार। देखो क्या होता है, जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, ठीक है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और देखो इसमें क्या होता है, मनु मानो जनु जानो आदि शब्द आते हैं। और देखो लक्षण में आप लिख देंगे उपरोक्त शब्द में मानो शब्द आया है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब देखिए छंद मैं आपको बता देता हूँ। चौपाई, देखिए इसकी परिभाषा सबसे पहले आपको बताता हूँ। ये एक सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। यानी इसमें अगर आप मात्राएं गिनेंगे तो भी 16 आएगी, इसमें गिनेंगे तब भी 16, इसमें गिनेंगे तब भी 16 और इसमें गिनेंगे तब भी 16। अगर आप मात्रा लगा सकते हैं तो लगाएं और ना लगा पाते हैं तो नहीं लगाएं, फिर भी आपको नंबर अच्छे खासे मिल जाएंगे। स्पष्टीकरण में आपको लिखना है इसके सभी चरणों में 16-16 मात्राएं हैं, ये चौपाई छंद है। अब इसका उदाहरण देख लीजिए, याद करने में बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। बंदव गुरुपद पदमपुरागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमीय मोरिमय चूरन चारो समन सकल बहुरुज परिवार। इससे आसान उदाहरण चौपाई के लिए कोई और किताब में आया ही नहीं है। आगे आ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी तक इससे आसान कोई भी उदाहरण नहीं बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको लिए चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 पर शहर में फैले संक्रामक बीमारी की तरफ जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र। तो ये वाला पत्र हम आपको लिखकर बताएंगे। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 13 आपको डाल देना है। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है सेवा में मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम लखनऊ उत्तर प्रदेश। ठीक है, आप किसी भी जिले के नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। विषय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विषय को आपको हाईलाइट कर देना है। विषय आपका यही होगा। ठीक है, इसमें दिया है शहर या फिर मोहल्ला, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो आपको लिखना है शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिला अधिकारी का ध्यान। देखिए, शहर में फैली संक्रामक बीमारी के संबंध में इतना आपको लिखना है विषय में। अब मान्यवर हेडिंग डालना है, उसके बाद लिखना है इसके अंतर्गत। ध्यान से समझना, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछले कुछ दिनों से हमारे मोहल्ले में चारों ओर गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है, जिसके कारण मोहल्ले वासियों का जीना दूभर हो गया है। चारों ओर गंदगी के कारण मक्खियों एवं मच्छरों का साम्राज्य फैल गया है, जिससे तरह तरह की बीमारियां फैलने का डर बना है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मोहल्ले की जल्द से जल्द सफाई करवाएं, आपकी अति कृपा होगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है दोस्तों, दिनांक वही डाल देना है जो आपके पेपर का वाला हो। ठीक है, 24 फरवरी 2025 और भवदीय आपको का खा गा लिख देना है, अपना नाम नहीं लिखना है। आगे देखिए, अब आ जाते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 14 पर। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। ठीक है, तो देश में बेरोजगारी की समस्या, इसी पर हम निबंध चलिए आसान भाषा में लिखते हैं। बेरोजगारी की समस्या और समाधान। प्रस्तावना सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे। देखो ध्यान से समझना, बेरोजगारी किसी देश के लिए अभिशाप है। इससे निर्धनता, भूखमरी तथा दिमागी अशांति फैलती है। आज भारत में ये समस्या पहाड़ बनी बैठी है। गांधी जी ने इसे समस्याओं की समस्या बताया था। मेरी बातों को गौर से समझना। बेरोजगारी दोस्तों किसी देश के लिए अभिशाप है, जिससे वहां पर निर्धनता फैलती है, यानी गरीबी, भूखमरी तथा दिमागी अशांति और अपराध भी फैलते हैं, जैसे चोरी डकैती। जब रोज लोग बेरोजगार रहेंगे तो यही सब काम करेंगे। ठीक है, ये सब गांधी जी ने इस बेरोजगारी की समस्या को समस्याओं की जड़ बताया था। ठीक है, अब दोस्तों आपको हेडिंग डालना है बेरोजगारी का कारण। इसमें आपको लिखना है हमारे देश
में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या वृद्धि। भारत में जनसंख्या विस्फोट से बेरोजगारी को बढ़ावा मिला है। इसका देखिए दूसरा कारण ये है कि शिक्षा प्रणाली सही नहीं है। हमारे देश में आज भी अशिक्षा है, ठीक है, जिसके कारण व्यक्ति अच्छा रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता। अब देखिए बेरोजगारी का समाधान क्या है, इसको आपको लिखना है, ठीक है। देखिए किसी समस्या का कारण जान लेने पर समाधान खुद पता चल जाता है। बेरोजगारी को तभी रोका जा सकता है जब निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए, लघु अथवा कुटीर उद्योगों का विकास किया जाए, शिक्षा व्यवसाय प्रधान बनाकर कार्य करना चाहिए, ठीक है। और आगे आपको लिख देना है निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे देश में बेरोजगारी की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। सरकार ने इसे रोकने के उपाय तो किए परंतु संतोषजनक परिणाम नहीं मिला। तो इस तरीके से अगर आप कॉपी में लिख कर आते हो जैसा मैंने आपको लिख कर बताया है तो बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा। तो इस तरीके से आप बोर्ड एग्जाम में लिख कर आओ और उम्मीद करते हैं मेरे भाइयों कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाए। मिलते हैं भाई आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।